रियली ग्रेट। एंड यस, आज की वीडियो भी हिंदी में होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर कोई भी टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं तो प्लीज उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरे 2 चैनल्स और भी हैं, डिवाइन स्टार्स टैरो और डिवाइन स्टार्स टैरो इन हिंदी। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन्हें भी विजिट करें। और अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज उन्हें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज की वीडियो पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं लास्ट 2 टाइम से मैं कर्मा पे वीडियोस बना रही हूँ। कर्मा की सीरीज में फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था कि कर्मा क्या होता है, कैसे होता है, हीलिंग कैसे करते हैं, कार्मिक हीलिंग कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने उसी सीक्वेंस में, उसी सीरीज में एक और वीडियो बनाया था लास्ट वीक। आप चाहो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में, कर्मा प्लेलिस्ट में आप जाके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो उसी सीरीज में आज मेरी थर्ड वीडियो है जो है एंसेस्टर्स के ऊपर। एंसेस्ट्रल हीलिंग हम देखेंगे इसमें, और एंसेस्ट्रल के कर्मास और एंसेस्ट्रल्स बेसिकली पितृदोष क्या होता है हम वो देखेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सारी चीजों को देखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है, जिसे हम एंसेस्ट्रल कर्स कहते हैं बहुत बार। तो पितृदोष 2 रीजन से हो सकता है। पहली चीज कि हमारे जो पितृ होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे फादर के फादर, उनके फादर, उनके फादर, सिमिलरली हमारी मदर के साइड से मदर के पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, ऐसे। तो इन्हें हम बोलते हैं हमारे एंसेस्टर्स। और ये चीजें स्टार्ट होती है फर्स्ट एंसेस्टर से, जहां से हमारा, हम सबका बेसिकली वो डीएनए का सीक्वेंस आता है, वो हमारे फर्स्ट एंसेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उन सबके कर्मस, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ गलतियां करी होंगी, कुछ अच्छी चीजें करी होंगी, गुड कर्मस, बैड कर्मस। हम सब ह्यूमंस हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छे कर्म भी करेंगे, बुरे कर्म भी करेंगे। हमारे पास हमारी लाइफ में, हमारी एनर्जी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती है जो हम पूरी नहीं कर पाते, कुछ डर होता है, कुछ स्ट्रगल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूंगी कि मेडिकली अगर हम देखें तो जो हमारा डीएनए होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो 23 पेयर्स जो होते हैं यानी कि टोटल 46। तो 23 फादर के साइड से एंड 23 मदर के साइड से हमारे क्रोमोसोम्स आते हैं। तो वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जो हमारे डीएनए का पैटर्न होता है, वो हमारे एंसेस्टर से आता है। दिस इज द रीजन कि आप बहुत बार ऐसे नोटिस करते होंगे कि जो बेबीज होते हैं, जो जनरेशन होती है, आगे की जनरेशन, उनकी काफी सारी सिमिलैरिटीज, कुछ ना कुछ क्वालिटी उन्होंने अपने एंसेस्टर से इनहेरिट करी होती है। चाहे फेस के फीचर्स हो, कोई हैबिट हो, कोई एडिक्शन हो, कोई सी भी आदत हो, राइट। तो वो होता है, वो डीएनए सीक्वेंस की वजह से होता है, वो क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। तो एनर्जेटिकली हम ये बोलते हैं कि जो जिस तरह से ये फिजिकल चीजें हमें दिखती हैं, चाहे वो फेस के फीचर्स हो, कोई हैबिट हो, उसी तरह से एनर्जेटिकली भी हम सारे कर्मास उनके लेकर आते हैं अपने साथ। और वो चीज स्टार्ट होती है हमारे फर्स्ट एंसेस्टर के साथ। तो पहली चीज हो गई कि पितृदोष क्या होता है, कि जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंसेस्टर, उनकी लाइफ में कुछ कमियां रही होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ स्ट्रगल्स रहे होंगे, कुछ भी ब्लॉकेजेस रहे होंगे, वो हम कार्मिक वे में अपनी लाइफ में लेके आते हैं, और वो ही हम अपने फ्यूचर जनरेशंस को भी पास ऑन करते हैं अगर वो चीजें हम हील नहीं कर पाते हैं तो। ओके, तो ये हो गई ये पहली चीज कि हम एंसेस्टर्स के कर्मास लेके आते हैं। सेकंड चीज ये होती है कि बहुत बार ये होता है कि एंसेस्टर्स जो हमारे होते हैं, जैसे आप में से काफी लोगों को पता होगा कि जब किसी की डेथ होती है तो जो एनर्जी बॉडी होती है, यानी कि जो सोल होती है, उसे एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाना होता है, उसे लाइट के थ्रू पास करना होता है। तो बहुत सारी एंसेस्टर्स किसी न किसी प्रॉब्लम, किसी न किसी स्ट्रगल, किसी अधूरी इच्छा, कोई बैगेज, कोई कर्मा, किसी भी वजह से वो उस लाइट को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो पेन में होते हैं। और वो पेन हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। इसका पहला रीजन ये है कि एंसेस्टर्स को स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स की तरह माना जाता है, और अगर वो खुद खुश नहीं है तो वो हमें कैसे ब्लेसिंग्स देंगे, राइट। तो उनका उनका जो पेन है वो डेफिनेटली हमारी लाइफ में आता है, क्योंकि वो हमें ब्लेस नहीं करते, वो बल्कि हमसे थोड़े से नाराज होते हैं क्योंकि हम उनकी हेल्प नहीं करते हैं।
हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं और वो भी स्टक होते हैं, वो भी हेल्पलेस होते हैं क्योंकि उनके पास बॉडी नहीं होती कि वो चीजें कर पाए खुद के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप में से कुछ लोगों को सपने आते होंगे अपने एंसेस्टर्स के कि उनकी कुछ इच्छाएं हैं, वो कुछ चाहते हैं, बट आप उन्हें सिर्फ सपना समझ के आप उन्हें डिस्कार्ड कर देते हो। कभी कभी मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमेशा उन सपनों का कुछ मीनिंग होता है, बहुत बार ये हमारी इमेजिनेशन भी होती है, हमारी इच्छाएं भी होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आती हैं। बट बहुत बार ये होता है कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमें मैसेज पहुंचाते हैं, राइट। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया जो हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। एंसेस्टर्स किसी भी प्रॉब्लम में रहेंगे, किसी भी पेन में रहेंगे, स्टक रहेंगे, तो वो एनर्जेटिकली हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। हम भी पेन में रहेंगे, हम भी प्रॉब्लम में रहेंगे, राइट। तो ये चीजें हो गई। पहली चीज कि एंसेस्टर्स के कार्मिक बैगेजेस हमारे पे आते हैं। दूसरी चीज किसी ना किसी वजह से एंसेस्टर्स हमसे या तो नाराज रहते हैं या तो फिर स्टक होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखते हैं कि सिम्टम्स क्या है इसके। आप कैसे पता कर सकते हो कि कोई पितृदोष है, या फिर आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश हैं या नाराज हैं, या फिर उनकी बेसिकली उनकी पोजीशन क्या है, वो क्या वो लाइफ को क्रॉस कर चुके हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो स्टक हैं। तो सबसे पहली चीज ये होती है, सबसे पहला सिम्टम कि आपकी लाइफ में चीजें डिले होती हैं, स्ट्रगल्स बहुत आते हैं। ये स्ट्रगल किसी भी वे में हो सकते हैं। आपका कोई काम नहीं बनता करियर के फील्ड में, प्रोफेशनल लाइफ सॉरी पर्सनल लाइफ में, रिलेशंस अच्छे नहीं होते आपके। बहुत बार मैरिज के बाद लाइफ अच्छी नहीं होती, बहुत बार मैरिजेस ही नहीं होती, चाइल्ड बर्थ नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती हैं। इन शॉर्ट किसी न किसी वे में स्ट्रगल रहता ही है और वो एक पैटर्न बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके साथ होता है, वो आपकी फैमिली में भी किसी और के साथ भी होता होगा, या फिर ऐसा होता है कि अगर वो आपके साथ है तो आपके आगे के जनरेशन के साथ भी है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है जिसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली अफेक्टेड रहती है। कभी कभी वो प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ होती है, बट फिर भी उसकी वजह से पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, पूरी फैमिली परेशान होती है, राइट। आप इसे एस्ट्रोलॉजिकली भी देख सकते हो। कभी कभी ये कुंडली में भी आता है। हर बार मैं ये नहीं बोलूंगी कि पितृदोष अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से क्लियर हो, आपकी पितृ बहुत खुश होता है बहुत बार, बट ये एक पर्टिकुलर साइन नहीं है। आपकी कुंडली में पितृदोष का ना होना, ये एक आप कॉन्फिडेंस के साथ, आप गारंटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि आपकी पितृ आपसे खुश है। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके काम नहीं बनते, स्ट्रगल्स लगे रहते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक साइन होता है कि आपके पितृ कहीं ना कहीं आपसे नाराज हैं। बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं दूसरी चीज, तो मैं कुंडली के बारे में बता रही हूँ। कुंडली में नॉर्मली मैं जेनरिक वे में बताती हूँ कि अगर शनि यानी कि सेटर्न और राहु यानी कि नॉर्थ नोड, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है किसी भी घर में, किसी भी कुंडली के किसी भी हाउस में, या फिर ये दोनों एक दूसरे पे दृष्टि डालते हैं या किसी भी तरह एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं, कंजंक्ट करते हैं, तो इसे हम पितृदोष कहते हैं या श्रापित दोष कहते हैं कुंडली में। तो ये एक साइन है, कंफर्म करता है कि हाँ कुछ है जो आप जनरेशन से लेके आ रहे हो, राइट। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी कुंडली में ये नहीं है तो भी ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपके पितृ दोष नहीं है आपके फैमिली में, राइट। और ये जो मैंने कुंडली की चीज बताई है, मैंने बहुत जनरल लेवल पे बताई है। हमें और भी सारे प्लैनेट्स देखने होते हैं, और भी प्लैनेट्स की कंडीशन देखनी होती है जिसके हिसाब से हम ये चीजें प्रेडिक्ट कर पाए, ओके। बट मैंने बहुत जनरल वे में बताया है। अब आते हैं कि पितृ दोष के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो पितृदोष के लिए सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर आप इस चीज को हील करते हो, जो भी आप जनरेशन से जो कर्स हो, बहुत बार ये होता है, एक चीज मैं बताना भूल गई थी कि सिर्फ पितृ का खुद का पेन नहीं होता, बहुत बार कर्स होता है। जैसे जाने अनजाने अगर उन्होंने किसी को हर्ट कर दिया, किसी ने उन्हें कर्स दे दिया, बददुआ दे दी, कुछ भी ऐसा हो, तो वो भी जनरेशन में चलता है, राइट। तो ये भी एक पितृदोष के फॉर्म में आता है। तो उस वजह से वो भी लाइफ क्रॉस नहीं कर पाते, वो भी स्टक रहते हैं, और हमारी लाइफ में भी, और यहाँ तक कि अगर हम उसे क्लियर नहीं करते तो हमारी आगे की जनरेशन की लाइफ में भी इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली
एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कर्म हम आज कर रहे हैं, जैसे एंसेस्टर्स के कर्मा हमारे लाइफ में आते हैं, उसी तरह से हमारे कर्मा हमारे फ्यूचर जनरेशन की लाइफ में जाते हैं। तो सबसे पहले क्लियर करने के लिए हमें एक चीज देखनी होगी कि अपने कर्म सुधारने हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दे, एक नया कर्मा क्रिएट कर दे। हमें ये नहीं करना है। सबसे पहले हमें कोई भी बुरे कर्म करने से बचना है। अच्छे कर्म करिए, सबका भला सोचिए, खुद का भला करिए। खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। दूसरों से प्यार करिए, खुद से भी प्यार करिए, राइट? क्योंकि खुद से अगर हम प्यार नहीं करते तो वो ही एक नेगेटिव कर्म होता है। ठीक? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सेल्फ लव पे एक वीडियो बनाऊं, खुद से प्यार कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो आप वो भी मुझे बता देना, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो फिलहाल इस टॉपिक पे हम आते हैं वापस। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम कोई भी ऐसे कर्म ना करें जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन में पितृदोष के फॉर्म में आए, और या फिर हम स्टक रह जाए, हमारी सोल कहीं किसी प्लेन में स्टक रह जाए, राइट? और दूसरी चीज हमें ये ध्यान देनी है कि जो कर्म हम लेकर आए हैं अपने पितृ के अपनी लाइफ में, वो हम आगे ना बढ़ने दें, वो हम यहीं पे क्लियर करें, सो दैट हम भी हील हो, हमारी लाइफ भी हील हो, हमारी फैमिली हील हो, प्लस हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आज जो हम खुद कर्म करते हैं वो भी हमारे फ्यूचर जनरेशन पे आते हैं, अच्छे या बुरे जो भी हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग कर्म आते हैं, रिजल्ट आते हैं बेसिकली। और जो हमारे पितृ ने करे हैं, अगर हम उसे क्लियर नहीं करते तो वो पास ऑन होते जाते हैं। प्लस अगर फ्यूचर की जनरेशन कोई गलती करती, कोई बैड कर्मा करती है, तो वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है वो बैड, राइट? तो अगर हर जनरेशन में से एक कोई इंसान होता है जो थोड़ा सा स्पिरिचुअली अलाइंड होता है, जिनका इन चीजों में इंटरेस्ट होता है, तो अगर आपको हो, डेफिनेटली आप हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप उनमें से हो तो प्लीज आप स्टैंड लो, आप कोशिश करो कि आपका पितृदोष क्लियर हो जाए। स्पेशली अगर पितृदोष है आपकी लाइफ में, अगर आपको ऐसी चीजें लगती हैं तो उसके लिए सबसे पहले खुद के कर्म वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हमें देखना है कि एंसेस्टर्स के कर्मों को कैसे क्लियर करना है। मैं बहुत बेसिक चीजें बताऊंगी, मैं ज्यादा डिटेल में डेप्थ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि एंसेस्ट्रल हीलिंग जो एंसेस्ट्रल हीलिंग एक मोडालिटी होती है, वो थोड़ी सी रिस्की भी होती है अगर हम उस बारे में प्रॉपरली हमें पता ना हो। अगर फिर भी आप चाहते हो तो मैं डेफिनेटली उस बारे में आपको एंड में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी, बट मैं ज्यादा डेप्थ में उस बारे में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिना प्रॉपर गाइडेंस के आप लोग कोई भी ऐसा काम करो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रिस्क बढ़ जाए। मैं खुद भी एंसेस्ट्रल हीलिंग को प्रॉपर मोडालिटी में प्रैक्टिस नहीं करती, हाँ मैं सिखाती जरूर हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो आपको सीख सकते हो मेरे से, और आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो चलिए, सबसे पहला जो इजीएस्ट मेथड है वो है खुद पे काम करना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एंसेस्ट्रल का पेन हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। ऑब्वियसली हम वो डीएनए, वो एनर्जेटिकली भी हम कनेक्टेड होते हैं, फिजिकली तो होते ही है, हम एनर्जेटिकली भी उनसे कनेक्टेड होते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो भी हमारे ब्लॉकेजेस हैं, हो सकता है कि वो ब्लॉकेजेस हमारे एंसेस्टर्स के, हमारे पितृ के रहे। तो सबसे पहले अपने ब्लॉकेजेस पे काम करें, खुद पे काम करें, इनर वर्क स्टार्ट करें, खुद पे काम करें कि जो भी आप में कमियां हैं, जिन चीजों से भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, आप उन चीजों को कॉन्कर करो, आप उन चीजों से आगे बढ़ो, एक प्रॉपर तरीके से आप हील होके आगे आओ, राइट? सबसे पहले हमें ये चीजें देखनी है। और दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ऑलरेडी हो, अगर आप हीलिंग जानते हो, तो आप एंजल हीलिंग कर सकते हो, रेकी हीलिंग कर सकते हो, लामा फेरा हीलिंग कर सकते हो। तो कोई सी भी हीलिंग मोडालिटी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बस इंटेंशन आपने ये डालना है कि जो भी मेरे एंसेस्टर्स के कर्मा है, जो भी एंसेस्ट्रल बैगेजेस मैं कैरी कर रहा हूँ या कैरी कर रही हूँ, वो सारे क्लियर करने में आपके गाइड्स आपकी हेल्प करें, राइट? ये चीज हो गई। नेक्स्ट थर्ड चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव मेथड होता है। बस हमें ये करना है कि हमें रेगुलर करना है। आप ये नहीं सोच सकते कि आज मैंने मेडिटेशन करा और कल मिरेक्युलसली आपको रिजल्ट दिखेगा, ये नहीं होता है। कोई सी भी चीज लाइफ में हमें, स्पेशली स्पिरिचुअल चीजें, हमें रेगुलरली करनी होती हैं। ओके, तो ये चीज हो गई। फोर्थ चीज ये है कि आप होपोनोपोनो मेडिटेशन कर सकते हो। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशंस मिल जाएंगे, उसमें करना कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू।
ये सारी चीजें करी, राइट। आई एम सॉरी का ये मतलब है कि अगर मैंने कुछ गलती करी है, राइट, मेरे जो भी नेगेटिव कर्मा है वो क्लियर हो जाए, और मैं अपने एंसेस्टर्स के प्रॉब्लम्स को पहले नहीं पहचान पाया या नहीं पहचान पाई, या मैंने जाने अनजाने कभी भी उन्हें हर्ट करा हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, या थैंक यू, आई लव यू, फॉरगिव मी, ये सारी चीजें आपको कहना जाता है थैंक यू। थैंक यू क्यों बोलना है? कि आपने जो भी हमारी हेल्प करी है अब तक, मेरी हमारी प्रोटेक्शन करी है अब तक, आपने अपने जो भी अच्छे कर्मों का फल हमें हमारे पे पास ऑन करा है। जैसे उनके पेन हमारे पास आते हैं, उसी तरह उनके अच्छे कर्म भी हमारे पास आते हैं। जाहिर सी बात है कि उन्होंने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे, तभी आज हम इतने आराम से इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, राइट। तो इसलिए थैंक यू। अब आता है प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करिए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। एंड थैंक यू, सॉरी थैंक यू बता दिया मैंने, लव यू, आई लव यू, यानी कि मैं अपना अनकंडीशनल लव, अपनी अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स आपको भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, जिससे आपके सारे पेन दूर हो जाए। क्योंकि लव की जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है लव की, राइट। तो हमें ये चीज देखनी है कि हम उन्हें अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, इससे उन्हें भी स्ट्रेंथ मिलेगी, प्लस वो लाइट को इजीली क्रॉस भी कर पाएंगे। कोई भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स, एडिक्शंस कुछ भी रहेगा तो वो क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो होपोनोपोनो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और आप क्या कर सकते हो, या आप अपने स्पिरिट गाइड्स के थ्रू कम्युनिकेशन करके आप पता कर सकते हो जनरली कि क्या आपके कोई भी ऐसे एंसेस्टर्स हैं जो किसी प्रॉब्लम में हैं या जिन्हें हेल्प चाहिए या हीलिंग चाहिए। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स जरूर आपको रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। बट इसमें हमें एक चीज बहुत ध्यान देनी होती है कि जब भी आप इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, स्पेशली स्पिरिचुअल प्लेन में कनेक्ट करना, चलिए अगर आप अपने एंजल से कनेक्ट करते हो उसमें भी आपको एक प्रिकॉशन की जरूरत है, बट अगर आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत है, राइट। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लीनिएज बहुत बहुत बड़ा है, वो फर्स्ट एंसेस्टर से आ रहा है। कितने कर्मस, कितने पेन, कितने स्ट्रगल्स वो आप अकेले अगर आपके ऊपर वो आते हैं एनर्जेटिकली तो आप नहीं ले पाओगे, राइट। तो इसीलिए खुद को प्रोटेक्ट करना है। हमें ये नहीं करना है कि हम उनके पेन ले लें, अदरवाइज प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, हमें बस उनकी प्रॉब्लम जाननी है और उसे क्लियर करना है, बस हमें ये करना है, उनके पेन नहीं लेने हमें। तो इसलिए सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन शील्ड, खुद को प्रोटेक्ट रखना एनर्जेटिकली बहुत जरूरी है। अपने गाइड से स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंजल्स हैं, आपके गाइड्स ही हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं सारी नेगेटिविटी से, सारी नेगेटिव एनर्जी से। तो साइकिक प्रोटेक्शन अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी हीलर से या किसी भी आप टीचर से साइकिक प्रोटेक्शन सीख सकते हो, आप मेरे से भी सीख सकते हो। बट मैं यही बोलूंगी कि बिना साइकिक प्रोटेक्शन सीखे, बिना खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बिना इन चीजों की प्रॉपर नॉलेज रहे, प्लीज आप ये सब ना करें। मेरे एक दो क्लाइंट्स ऐसे थे जिन्होंने बस कहीं से गाइडेड मेडिटेशन या फिर कुछ ऐसे गाइड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, स्पिरिचुअल गाइड से कनेक्शन करने की कोशिश करी, वो जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं उनके थ्रू, और उसका रिजल्ट थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया उनके लिए, राइट। तो मेरा पर्पस आपको डराना नहीं है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि बहुत बारी क्या होता है कि हम नेगेटिविटीज अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। इसके लिए हमें प्रोटेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। अब आते हैं फाइनल चीज पे कि हम कैसे अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग कर सकते हैं, बट अगेन विद अ बिग डिस्क्लेमर कि प्लीज किसी से प्रोफेशनली सीखिए और किसी की गाइडेंस में ही करिए। इसलिए मैं आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगी, मैं बस जनरल बताऊंगी। आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के थ्रू आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करो, उनकी प्रॉब्लम्स देखो, क्या प्रॉब्लम है उनकी, और उसके बाद उसके थ्रू आप अपने एंजल से कनेक्ट करो और वो सारी प्रॉब्लम आप सोर्स में, यूनिवर्स में भेज दो, और एंजल से, गाइड से प्रेयर करो कि वो आपके एंसेस्टर्स को स्पिरिचुअल प्लेन में, हायर प्लेन में, लाइट में भेजने में हेल्प करें, राइट। तो ये है आपका प्रॉपर मेथड कि आप एंसेस्ट्रल हीलिंग कैसे करते हैं, राइट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड या कोई भी दूसरा टॉपिक हो तो आप प्लीज मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली क्लैरिफाई करूंगी। और या
आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टिल वी मीट अगेन।